हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी अनिवार्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं जो देखने वाले पांचों यूनिट की। और ये वीडियो है जो आपके रेगुलर स्टूडेंट और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हमारा पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, आपका पेपर है जो ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल है जो आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर है जो आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे 100 में से हैं जो आपके 40% आपको मार्क्स लाने जरूरी हैं। और ये 20 नंबर रहेंगे, ये आपके कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके अच्छे नंबर हैं जो कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन जो नॉन कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके अच्छे नंबर नहीं भेजे जाते। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जिससे है जो आपके 40% से ज़्यादा आए और सब्जेक्ट में बैक या फेल ना लगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हैं जो शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये है जो हमारी पांचों यूनिट रहने वाली है। पहला है जो आपके हिंदी भाषा का विकास, इसमें ये सब आ जाएंगी, बोलियां उपबोलियां। और दूसरी है जो आपके शब्द भेद, जिसमें आपके विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द ये आ जाएंगे। फिर है जो आपके लिंग, वचन, काल और कारक आ जाएगा। फिर है जो आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द। और यहाँ पर है जो आपके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट की इंपॉर्टेंट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, संप्रेषण का माध्यम है भाषा। अब भाषा के भेद, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में है जो लिखित भाषा का प्रयोग आपके किया जाता है। विचारों के संग्रहण हम हैं जो लिखित भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो ये बात है जो इंपॉर्टेंट है कि विचारों का संग्रहण कौन सी भाषा के माध्यम से किया जाता है? तो लिखित भाषा के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर है जो भाषा के दो रूप है जो कि बेसिकली आप जानते ही हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत करने में है जो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रयत्न पूर्वक है जो हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जन्म के बाद बालक परिवार और समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के माध्यम से स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा है जो हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी, उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक है जो हमें सीखना पड़ता है, अभ्यास पूर्वक हमें जो सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण है जो आपके होता है। अब यहाँ पर देखते हैं भाषा और बोली। तो देखिए, यहाँ पर एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को है जो हमारे बोली कहा जाता है, जिसे है जो आपके उपभाषा भी कहते हैं। तो देखो, भाषा का क्षेत्र विस्तृत व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र है जो आपके सीमित हो गया। यहाँ पर है जो कहा भी गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। हर 7-5 मील पर बोली बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोल चाल की भाषा का रूप ही बोली कहलाता है। तो यहाँ पर भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोल चाल का रूप ही है जो हमारे बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना है जो नहीं होती, जिसका व्याकरण नहीं होता और शब्दकोश भी नहीं होता। तो जिसका शब्दकोश, व्याकरण और यहाँ पर है जो साहित्य नहीं होता, उसे बोली कहते हैं। जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत बोली जाती है, उसका व्याकरण, शब्दकोश है जो आपके होता है, इसमें साहित्य रचना भी है जो आपके किया जाता है। किसी भी बोली का संरक्षण अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसे साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है। तो बोली से ही भाषा आपके निर्माण होती है। हिंदी भाषा की बोलियां, तो यहाँ से हैं जो आपके प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हिंदी का मानक रूप कौन सी बोली मानी जाती है? तो खड़ी बोली है जो आपके हिंदी का मानक रूप मानी जाती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 सितंबर को है जो आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को है जो आपके हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस बात को है जो ध्यान रखिएगा। और एक है जो आपके ल वाला शब्द था, उसको है जो मान्यता प्राप्त दे दी गई है, जैसे काड़ू, तो ऐसा वाला शब्द है तो उसको है जो आपके मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसको भी है जो हम ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी हैं जो समाहित हैं, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल हैं। ये निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में शामिल कौन कौन सी बोलियां हैं? तो यहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी में शामिल हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में है जो हमारे खड़ी बोली ब्रज,
बागरू जिसे हैं जो आपके हरियाणवी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी हैं जो शामिल हैं। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां हैं जो आपके मानते हैं, तो ये भी हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। पांचवी है हमारी पहाड़ी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके गढ़वानी, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा तो सिंपल से आपको कोई भी इसमें से बोली दे देगा, अधिकतर राजस्थान की ही देगा, तो आपके हैं जो इजी रहेगा, आप हैं जो सॉल्व कर पाएंगे। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, इसे कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर से ही आपके हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसको है जो हमें ध्यान में रखना है। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में है जो आपकी विविधता पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। और आपके हिंदी भाषा की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाएं या विभाषाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें है जो आपके पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो ये पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी। इसमें से कौन सा ऐसा है कि नहीं वाला पूछ सकता है। और यहाँ पर भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने के संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र है जो आपके व्याकरण कहलाता है। और अब आपकी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है जो आपके हिंदी भाषा की लिपि है। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर है जो आपके अवधी राजस्थानी की बोली नहीं है। स वाला ऑप्शन बिल्कुल है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा या बोली कहते हैं। देखो बोली ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको उपभाषा है जो करना है यहाँ पर। अगला है जो हमारा, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी लिपि नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देवनागरी लिपि नहीं है, तो यहाँ पर है जो आपके पंजाबी की देवनागरी लिपि नहीं है। बाकी आपके नेपाली, हिंदी, संस्कृत की लिपि है जो आपके देवनागरी लिपि हैं। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से है जो यही क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो आपकी खड़ी बोली है जो आपके पश्चिमी हिंदी की आपके बोली है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। भाषा की परिभाषाएं और विशेषताएं, तो देखो ज्यादा परिभाषाएं हमें ध्यान नहीं रखनी, विशेषताएं ध्यान रखनी है। जैसे मोटी मोटी विशेषताएं ध्यान रखनी है, जैसे यादृच्छिक, सामाजिक, परिवर्तनशीलता, रचनात्मकता और मानवीयता, ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा, यह भाषा का वह रूप है जो प्राचीन आर्यों द्वारा बोली जाती थी। इसे है जो आपके 3 भागों में, बेसिकली 2 भागों में ही इसे बांटा गया है। एक है जो वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन है, वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में है जो पाया जाता है और ये समृद्ध और जटिल भाषा थी। लौकिक संस्कृत यह वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण है जो लिखे गए थे। और उसके बाद है जो पाली और प्राकृतक, ये हैं जो आपके मध्यकालीन भाषाएं जो कि नीचे वाले में आ जाएगी। तो यहाँ पर मध्यकालीन जिसमें है जो आपके लौकिक संस्कृत से फिर है जो आपके प्राकृतक पाली भाषा निकल कर आई और पाली से फिर है जो आपके प्राकृतक भाषा निकल कर आई। तो यहाँ पर यह वह काल है जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। इस काल की मुख्य भाषा है पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथों की भाषा यह संस्कृत की तुलना में सरल थी और इसमें बोलचाल के शब्दों का उपयोग है जो होता था। प्राकृतक यह भी सामान्य जन की भाषा थी जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में है जो आपके विकसित हुई। इसके कई प्रकार थे, जैसे महाराष्ट्री, सौरसैनी और मगधी आदि इसके हैं जो आपके प्रकार थे। अब अपभ्रंश यह प्राकृतक का परवर्ती रूप है। इसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की हैं जो आपके जननी कहा जाता है। तो अपभ्रंश को कहा जाता है, ये विशेष हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास और आपके हैं जो विशेषताएं, तो अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं का है जो विकास हुआ है। इसमें हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि हैं जो शामिल होते हैं।
विकास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास है जो 1000 ईस्वी के बाद माना जाता है। ध्वनि, प्रत्येक भाषा में ध्वनि का एक अलग सेट होता है। शब्द, प्रत्येक भाषा अपने शब्द भंडार में जो होती है। और व्याकरण, प्रत्येक भाषा अपने व्याकरण के नियम है जो रखती है। और शैली, प्रत्येक भाषा लिखने और बोलने की अपनी एक शैली होती है। ये वाला है जो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर पश्चिमी में कौन कौन सी शामिल हैं, तो ये सभी हैं जो आपके पश्चिमी में शामिल हैं, इसे हैं जो देख लीजिएगा। पूर्वी में है जो आपके ये वाले शामिल है जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पर हैं जो राजस्थानी वाला भी हैं जो हम देख चुके हैं। और बिहारी में है जो आप ये ध्यान रखिएगा भोजपुरी। और यहाँ पर हैं जो मैथिली और मगही, ये हैं जो बिहारी की उपबोल हैं। और पांचवी है जो पहाड़ी, इसमें है जो गढ़ावली और कुमाऊनी है जो ये हैं, तो यहाँ पर है जो इसको ध्यान में रखिएगा। देखने वाले दूसरी यूनिट, इसमें है जो सबसे पहले आपके विकारी शब्द, जिसमें है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखो विकारी शब्द कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात हैं जो आपके अविकारी हैं। तो इसको ध्यान रखना है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो विकारी शब्द नहीं है या विकारी शब्द हैं, तो ये है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें दे रखा है दूसरी यूनिट शब्द भेद। तो यहाँ पर है जो आपके शब्द विचार देखिए। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध है जो स्थापित होता है। इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द के कई स्वरूप को है जो प्रकट किया जाता है। प्रयोग अथवा परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं। प्रयोग तथा परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर दो भेद हैं। पहला है जो विकारी शब्द और दूसरे हैं जो आपके अविकारी शब्द। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि विकारी शब्द किस किस को कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को है जो आपके विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर क्रिया इधर आ गया और क्रिया विशेषण है जो आपके अविकारी में आ गया है, तो इसको बेसिकली विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर है जो साधारण शब्दों में नाम को ही है जो हमारे संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता उसका है, क्या है, गुण है। तो इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव हैं। तो अतः ये संज्ञाएं हुई। परिभाषा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को है जो संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के आप बचपन से पढ़ते आए हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। अब है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। कोई विशेष है उसका बोध कराती हैं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के हैं जो आपके नाम आ जाते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जैसे कि है जो आपके ताजमहल कह दो तो ये भी है जो आपके हो जाएगा। और उसके बाद हम कह दें कि किसी का नाम कह दे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या आपके नरेंद्र मोदी, ये लोग हो गए, गांधी जी, तो ये सब हैं जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी प्रकार हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग की संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थान का बोध होता है उसे है जो हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, जैसे मैंने बोला मानव, तो मानव में आप भी आ गया, मैं भी आ गया और बहुत सारे सभी मानव हैं जो आ गए। लेकिन किसी पर्टिकुलर का नाम लेकर मैं बोलूंगा, जैसे रमेश, मोहन, महेंद्र, कोई भी नाम लेकर है जो मैंने बोल दिया, तो वो आ जाएगा आपके बेसिकली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जिस संज्ञा शब्द से, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध हो उसे है जो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर गाय, गाय में सभी गाय आ गई। आदमी, आदमी में है जो सभी आ गए। पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का है जो बोध कराते, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञाओं में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव,
परिवार, भीड़ जैसे समूहवाचक शब्दों का नाम है जो यहाँ पर लिया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरी भाववाचक संज्ञा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे हैं जो हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर है जो प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाव संज्ञा के अंतर्गत हैं जो आपके आते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा इस प्रकार के शब्दों से बनी होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ठीक है। जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब क्या है? ये भाव हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते, वो हैं जो आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो शिशु से आपके शैशव या शिशुता बन जाएगा। विद्वान शब्द हैं और इससे हैं जो आपके विद्वता बन जाएगा। मित्र, इससे हैं जो आपकी मित्रता बन जाएगी। पशु, इससे हैं जो आपके पशुता बन जाएगी। ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और इससे बनी भाववाचक संज्ञा आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। और पुरुष से हो जाएगा आपके पुरुषत्व, सती से हो जाएगा सतीत्व, और आपके लड़का से हो जाएगा लड़कपन। तो लड़का आएगा, लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी। फिर ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से आपको लड़कपन है जो राइट करना है। गुरु से हो जाएगा गौरव, बच्चा से हो जाएगा बचपन, सज्जन से हो जाएगा सज्जनता, आदमी से हो जाएगा आदमियत, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आदमी से क्या होगा? आदमियत। और इंसान से हो जाएगा इंसानियत, दानव से हो जाएगा दानवता, बूढ़ा से हो जाएगा बुढ़ापा, बंधु से हो जाएगा बंधुत्व, व्यक्ति से हो जाएगा व्यक्तित्व, ईश्वर से हो जाएगा ऐश्वर्य, ठीक है। चोर से हो जाएगा चोरी, और ठग से हो जाएगा आपके ठगी। अब यहाँ पर सर्वनाम से बनी है जो आपके भाववाचक संज्ञा, जैसे मम सर्वनाम है जो इससे हो जाएगा आपके ममता या ममत्व, स्व इससे हो जाएगा स्वत्व, आप से हो जाएगा आपा, सर्व से हो जाएगा सर्वस्व, निज से हो जाएगा निजत्व, अपना से हो जाएगा अपनापन या अपनत्व, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो आपके कठोर, इससे हो जाएगा आपकी कठोरता, विधवा वैधव्य, चालक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास, मीठा से हो जाएगा आपके मिठास, सरल से हो जाएगा सरलता, शूर से हो जाएगा शूरता या शौर्य, चतुर से हो जाएगा चतुराई, सहायक से हो जाएगा सहायता, आलसी से हो जाएगा आलस्य, और गर्म से हो जाएगा आपके गर्मी, निपुण से हो जाएगा आपके निपुणता, बहुत से हो जाएगा बहुतायतता, और मूर्ख से हो जाएगा मूर्खता, वीर से हो जाएगा वीरता, न्यून से हो जाएगा न्यूनता। तो ये विशेषण से बनी है जो आपके भाववाचक संज्ञा हैं, इनको है जो आप ध्यान रखिएगा। अब है जो यहाँ से और आप देखना चाहे तो इनको देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं वैसे। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो देखो सुनना क्रिया है, तो इससे बनी भाववाचक संज्ञा सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन जीवन। तो इस प्रकार है जो ये सभी हो जाएगी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। ये बहुत सारी है तो मैं इतना सारा कवर नहीं करूंगा। अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा, तो देखो दूर अव्यय है, इससे भाववाचक दूरी, ऊपर ऊपरी, दिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, निकट निकटता, नीचे नीचाई, और समीप सामीप्य। तो ये है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सर्वनाम। तो देखो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो सर्वनाम कहलाता है। इससे वाक्य सहज एवं सरल है जो हो जाता है। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम है जो आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें है जो आपके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले ऐसा पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 भेद हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भेद नहीं है या कौन सा भेद है, तो ये 6 ही भेद हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से हैं जो आपके 3 प्रकार हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम। अब अपने आप को उत्तम समझना है तो मैं और हम है जो उत्तम पुरुष में आते हैं, और तुम और आप ये अन्य मध्य पुरुष में आते हैं, सॉरी, और अन्य पुरुष में आते हैं वह और वे,
जो सो उसका कौन किससे स्वयं स्वतः। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले या सुनने वाले जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं जो आपके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। बोलने वाला लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आपके मैं, हम, सब, हम लोग आदि ये हैं जो आपके उत्तम पुरुष हो जाएंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम तो जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, तो ये हैं जो आपके मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। अब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम तो जो सर्वनाम निकट या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके हैं जो आपके मुख्यतः दो भेद हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये, और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। तो यहाँ पर आप ऐसे जैसे यह मेरी पुस्तक है तो आप इस पर अधिकार जमा रहे हैं, निश्चित निश्चय कर रहे हैं, तो ये हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर निकट की वस्तुओं के लिए आपके यह और ये का प्रयोग किया जाता है। वह वे का दूर की वस्तुओं के लिए ये निश्चित वाचक हैं जो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, जैसे कोई आया है, कुछ गिरा है, तो ये हैं जो सब आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए आपके होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, ठीक है, कोई मतलब प्राणी है। और यहाँ पर कुछ सर्वनाम का प्रयोग है जो वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हमारा चौथा प्रकार जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है जो कहलाता है। जो, जिसे, जिसका, जिसको, तो ये सर्वनाम है जो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, तो ये तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, वह किससे बात कर रहा है, आज तुम्हें क्या चाहिए, तो ये सभी हैं जो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब है जो निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता लेखक अपने लिए स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि आप, अपना, खुद, स्वयं, स्वतः आदि हैं जो अपने ऐसे सर्वनाम हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं और मैं भी शब्द किसके लिए, अपनी पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, और इन वाक्यों में अपनी तथा आपने जब शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। हम देखते हैं क्रिया। तो देखो क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य है जो पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी क्रियापद के माध्यम से ही आपके होती हैं। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया को है जो आपके धातु कहा जाता है। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु ही है। यहाँ पर है जो धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद हैं जो आपके बनते हैं। जैसे पढ़ धातु है, यहाँ पर ना जोड़ा तो पढ़ना। उठ धातु है, इसमें ना जोड़ा तो उठना। परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे है जो हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब हैं जो हमारे क्रिया के भेद। तो क्रिया के हैं जो बेसिकली तीन प्रकार हैं। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और यहाँ पर हैं जो आपके काल के आधार पर तीन प्रकार की है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और आपके भविष्यकालिक। तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना, इसको भले ही है जो आप रट लीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया, तो क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित है जो कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर है जो क्रिया के मुख्यतः आपके दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ,
परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह है जो आपके सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है, अगर हम प्रश्न करेंगे क्या बना रहा है तो उत्तर आएगा चित्र बना रहा है। गीता सितार बजा रही है, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। तो अगर उत्तर आ रहा है तो वो हो जाएगी आपके सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगी आपके अकर्मक क्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या कर रहा है तो उत्तर आएगा चित्र, कर्म आ गया। और गीता क्या बजा रही है तो सितार, तो ये दोनों कर्म आ गए। तो यहाँ पर है जो आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया के हैं जो आपके भेद हैं, जो आपके दो भेद है। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के एक कर्म प्रयुक्त हो वह है जो एक कर्मक क्रिया। जैसे माँ पढ़ रही हैं या माँ पढ़ रही हैं, एक ही कर्म है, आपके पढ़ना हो रहा है, तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। और द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में है जो क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो वह द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर, किसे सिखा रहे हैं, छात्रों को। तो यहाँ पर है जो दो कर्म है बेसिकली, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्म पर पड़ने की संभावना नहीं रहती, उसे हैं जो आपके अकर्मक क्रिया कहती हैं। तो यहाँ पर है जो जैसे आशा सोती हैं, आशा सोती है, इसे हम प्रश्न करेंगे क्या सोती है तो उत्तर थोड़ी आएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे मत कहना कि आशा सोती है, यहाँ पर क्या सोती है, क्या सोती है, इसका कोई उत्तर नहीं है, सोती है बस। तो यहाँ पर है जो आशा सोती है, तो ये वाला है जो अकर्मक क्रिया होगी। संरचना के आधार पर तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किया जा रहा है, भेद संरचना के आधार कहलाते हैं। इसके हैं जो 5 प्रकार हैं। इसमें है जो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इन वाक्यों में आने मुख्य क्रिया और स्वागत सहायक क्रिया हैं। इन दोनों प्रकार में मुख्य और सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः इसे हैं जो आपके संयुक्त क्रिया हैं जो कहा जाता है। अब यहाँ पर है जो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक हैं जो हो सकती है, ठीक है, एक से अधिक मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया हो सकती हैं। अब यहाँ पर नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब किसी क्रिया धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया हैं जो आपके कहा जाता है। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वे हैं जो आपके नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, इसे हथियाया, तो यहाँ पर ये नाम धातु हो गई, हथियाना ये क्रिया हो गई, ठीक है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथियाया, यहाँ पर हैं जो अपना सर्वनाम और अपना नाम धातु और अपनाना ये हैं जो आपकी क्रिया हो जाएगी। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, तो यहाँ पर है जो यहाँ नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, तो देखो जब कर्ता स्वयं कार्य को संपन्न नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो ये सब हैं जो आपके प्रेरणार्थक क्रिया, किसी दूसरे से काम करवाना। तो जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है तो उसे हैं जो हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया है, इसमें लोगों ने कार्य किया है, बल्कि अन्य लोग को प्रेरित कर उसे तालाब का निर्माण कराया है, अतः यहाँ है जो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मोहन को जगवाओ, तो यहाँ पर है जो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अब है जो हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी क्रिया वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है जो आपकी कहलाती हैं। इन क्रियाओं में लिंग वचन पुरुष काल आदि का प्रभाव है जो नहीं पड़ता, ये अव्यय और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर है जो मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा और वह पढ़कर सो गया, तो ये सब हैं जो आपके पूर्वकालिक क्रिया। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से, तो आप क्या वाला क्वेश्चन कीजिएगा, अगर क्या वाला एग्जैक्टली उत्तर आ रहा है, जैसे राम रोटी खा रहा है, तो यहाँ पर क्या खा रहा है, रोटी, तो यहाँ पर है जो ये सकर्मक क्रिया होगी, रोटी आंसर आ गया। अब यहाँ पर राम खा रहा है, तो खा रहा है क्या, क्या खा रहा है, खा रहा है बस,
तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। तो ये आप समझ लीजिएगा, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आपंत क्रिया तो यहाँ पर है जो कृत प्रत्यय जोड़ते इस वाले क्रिया में तो है जो कृदंत क्रिया हो जाती है, जैसे चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता, लिख कर। तो ये हैं जो आपके हो जाएगी। काल के आधार पर 3 प्रकार हैं। अब मैं ऐसा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं इसे हैं जो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से हैं जो आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है विशेषण। तो देखो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे हैं जो विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति में नीला, चोटी, भला शब्द हैं जो आपके विशेषण हैं, तथा आकाश, पुस्तक और व्यक्ति हैं जो आपके क्या हैं, विशेष्य हैं। अब विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो विशेषण के हैं जो आपके 5 प्रकार हैं। आपको ध्यान रखना है कि विशेषण के प्रकार हैं, सो आपसे पूछ सकता है कि 5 प्रकार हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर विशेषण के प्रकार। तो देखो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में है जो आपके देखो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कैसे, जैसे पुराना, काला कुत्ता, मीठा आम, ये सभी हैं जो आपके गुण हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाते हो वे हैं जो आपके संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। इसमें है जो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि, और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे हैं जो कई, कुछ, बहुत, सब। तो ये हैं जो आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। परिणामवाचक तो देखो ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बेसिकली 2 भेद हैं, अनिश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आ जाए जैसे 2 लीटर, 1 किलो चीनी, तो ये सब हैं जो निश्चित में आ जाएगा। अनिश्चित में आ जाएगा जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये अनिश्चित में आ जाएगा। अब संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अतः संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है जो आपके कहलाते हैं। जैसे आपके इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, इन वाक्यों में इस, उस और कोई सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतक विशेषण है जो आपके कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण और ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, तो ये आपके बेसिकली किसी फिक्स जगह और व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का है जो आपके बोध कराते हैं, तो आपको है जो ये ध्यान रखना है। अब प्रविशेषण तो देखो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हो उसे हैं जो प्रविशेषण कहते हैं। तो वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की, पर अति आ रहा है तो यहाँ पर है जो ये प्रविशेषण है, और यहाँ पर परिश्रमी है जो उसका क्या है, विशेषता है, और ये बहुत है जो आपके यहाँ पर प्रविशेषण है। विशेषण की रचना है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वरना है जो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें अविकार्य शब्द। तो देखो ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता अर्थात परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द हैं जो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है अव्यय, यानी जिसे खर्च न हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। तो ये हैं जो आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे। अब सबसे पहले हैं जो अव्यय के भेद। तो देखो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में आते हैं आपके कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। समुच्चय बोधक में आते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये हो गए। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द, अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि क्रिया विशेषण के मुख्यतः हैं जो 4 भेद आपके होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें है जो आपके काल का बोध कराने वाले शब्द आ जाएंगे, जैसे यहाँ, अब, वहाँ। जैसे आज मेरी परीक्षा है तो आज यहाँ पर काल का बोध करा रहे हैं, इस प्रकार। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाएं,
पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट, तो ये सब हैं जो स्थानवाचक। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास है, रमेश यहाँ रहता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के नीचे, अनिचे, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का भाव है जो अर्थ प्रकट होता है। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, ये सब हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का परिणाम का बोध कराते हैं वो उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम, ये हो जाएंगे आपके परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब हैं जो आपके आते हैं समुच्चय बोधक, तो ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही विकल्प बताते हैं, परिणाम, अर्थ, कारण बताते हैं और विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक। एक तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अव्यय और, तथा, एवं, तो ये सब संयोजक विभाजक अव्यय। तो यहाँ पर हैं जो या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना आदि ये विभाजक का काम करते हैं। विरोध प्रदर्शन, जैसे कि आपके परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, तो इसका प्रयोग करोगे तो आप एक विपरीत बात बोलना चाहते हो। अब हैं जो परिणाम दर्शक, तो अतः, अतएव, सो, फलत आदि हैं जो आपके परिणाम दर्शक हैं। अब यहाँ पर हैं जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो ऐसे वे शब्द जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जिसमें है जो कारणवाचक, क्यों, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि, उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि आदि हैं जो ये हो जाएंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वाचक हो जाएंगे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब। स्वरूपवाचक हो जाएंगे कि, जो, अर्थात, मानो आदि। अब यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय, तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों का उसका संबंध बताते हैं वह संबंध बोधक अव्यय हैं जो कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, तो की यहाँ पर हैं जो ये हैं। कालवाचक ये हो जाएंगे जैसे कि आगे, पीछे, पूर्व, उपरांत। स्थानवाचक पास, पीछे, ऊपर, आगे, भीतर। और दिशावाचक तरफ और आसपास। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी, ये सब हो जाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा। अब विस्मयादि बोधक जो कि आपके हर्ष, ये शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं, वो अरे बाप रे, तो ये सब हैं जो क्या है, आश्चर्य, क्या, ये सब हैं जो आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, हाँ, जी, हाँ, नहीं, जी, नहीं, न आदि सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा के मूलतः कितने भेद है, तो संज्ञा के बेसिकली हमारे 3 भेद हैं जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होते हैं। तो देखो, प्रयोग के अनुसार जो परिवर्तित हो जाएगा वो विकारी शब्द कहलाएगा और जो परिवर्तित नहीं होगा वो है जो अविकारी शब्द किया गया कहलाएगा। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताओ, तो लड़की, आप, बुनना, और यहाँ पर है जो रमेश। तो देखो, रमेश तो है जो क्या है यहाँ पर, रमेश तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुनना, बुनना तो यहाँ पर है जो क्या हो गई, क्रिया हो गई। और आप हैं जो यहाँ पर हो गया सर्वनाम, ठीक है। और लड़की है जो यहाँ पर, लड़की किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, इसमें पूरी लड़की समाज शामिल हो गया। तो ये वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, नहीं कौन सा है, तो यहाँ पर देखो आप, जिसकी, कोई, क्या, तो यहाँ पर देखो क्या तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कोई और कुछ है जो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर है जो, यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग करना है, तो मुझे भी बाजार जाना है, तो यहाँ पर मुझे भी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी शब्द आया है। तो यहाँ पर मुझे भी बाजार जाना है, तो यहाँ पर सर्वनाम वाला ऑप्शन, ये डी, द वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। वह चलता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करता है तो वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। ये चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, तो वह धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार ये राइट हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है, सभ्यता और संस्कृति पर, ठीक है। यहाँ पर और आएगा, खूब मन लगाकर पढ़ो, ताकि, ठीक है, ताकि अब ये आ जाएगा, ताकि परीक्षा में है जो प्रथम आओ। अब यहाँ पर देखिए, और देखिए, हरीश
सदैव सत्य बोलता है। ठीक है, स वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वहां मोहन के अलावा, ठीक है, अलावा कोई नहीं था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है जो इसमें राइट हो जाएगा, अलावा कोई नहीं था। क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा, तो क्या बोलो, चिल्ला कर बोलो कोई सुन लेगा, ये कोई वाक्य होता है क्या? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, और गा कर बोलो कोई सुन लेगा, ऐसा थोड़ी है। धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ पर ये वाला भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर है जो द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी यूनिट की तरफ, जिसमें है जो आपके दिया हुआ है लिंग, वचन, कारक और काल। वाच्य नहीं दिया हुआ है, तो ये है जो हमें नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको बेसिकली इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले लिंग, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कारक देखो, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, को, के लिए, और अपादान से, अलग होने के अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर करण से भी में भी से आ रहा है। संबंध का, के, की आएगा, और अधिकरण में मैं और पर आएगा, और संबोधन में आएगा हे, अरे, ओ। तो ये हैं जो आपके संबोधन में आ जाएगा। अब हैं जो काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता ही है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कारक को हैं जो इन वाले चिन्हों को हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे हैं जो आपके प्रश्न ज़्यादातर चांस हैं कि सही हो जाए। अब यहाँ पर लिंग, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द स्त्री या पुरुष जाति का होने का है जो बोध होता है। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे है जो पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग जिस विकारी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे है जो बेसिकली आपके स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे मेरी, काली, जाति, बहीन, विमला, अध्यापिका। तो ये सब हैं जो आपके स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिंग की पहचान के नियम, ये नियम आप ध्यान रखेंगे तो आपके ऑप्शन में कौन सा भी आएगा तो आप हैं जो बेसिकली उसे रूल्ड आउट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिंग की पहचान के नियम, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से हैं जो आपके होती हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। वाक्य में प्रयोग करके हैं जो आपको कोशिश करनी है, जिससे हैं जो आप लिंग है जो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त, ये ध्यान रखना है। पर्वतों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि हैं जो क्या है आपके पुल्लिंग शब्द है। अरावली हमें नाम से लगता है तो ये तो स्त्रीलिंग है, बट ये हैं जो आपके पुल्लिंग है। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध, ये सब हैं जो आपके किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। ग्रहों एवं रत्नों के नाम हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि हैं जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि हैं जो आपके पुल्लिंग होते हैं। कुछ धातुओं एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि, ये हैं जो आपके पुल्लिंग शब्द है। भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी और आपके पंजाबी, ये इसमें हैं जो आपके सब में स्त्रीलिंग का बोध होता है। नदियों एवं तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना, प्रथमा, पंचमी, ये सब हैं जो आपके स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मालती। अब लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर शब्दांत के अ को है जो आ में बदलना है, जैसे छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सूत, सूता, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदिया, अनुज, अनुजा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब है जो शब्दांत अ को है जो आपके ई में बदलना है, जैसे देव, देव शब्द पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो आपको ई लगाना पड़ेगा। देवी, पुत्र, पुत्री, गोप, गोपी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मेंढक, मेंढकी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दास, दासी, और शब्दांत आ को ई में बदलना, जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, और यहाँ पर रस्सा, रस्सी, चाचा, चाची। तो ऐसा पूछ सकता है कि रस्सी का है जो आपके पुल्लिंग शब्द बताओ, तो यहाँ पर है जो आपके रस्सा हो जाएगा। अब शब्दांत आ को इया में बदलना, तो यहाँ पर जैसे बुढ़ा, इससे हो जाएगा आपके बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया। तो ये हैं जो आपके लोटा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द, इससे हो जाएगा आपके लुटिया। शब्दांत प्रत्यय अक को इका में है जो आपके बदल कर,
जैसे बालक में है जो अक पढ़ते हैं तो आप इका में बदलेंगे तो बालिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका। अब हैं जो आनी पढ़ते लगाकर भी हैं जो हम बदल सकते हैं, जैसे देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, और आपके भव भवानी, जेठ जेठानी। तो ये हैं जो आपके हो जाएगा। अब अगला हम नियम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है नी प्रत्यय लगाकर। तो देखो यहाँ पर नी प्रत्यय लगाकर शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, और आपके भील भीलनी, हाथ हथीनी। ठीक है, हाथी हथीनी, सॉरी हाथी है यहाँ पर और हथीनी हो जाएगा। शब्दांत ई के स्थान पर इन लगाकर, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली मालीन, चमार चमारीन, धोबी धोबीन, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारीन, सुनार सुनारीन, और आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, मुंशी मुंशीराइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे हैं जो आपके गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती। अब यहाँ पर आपको पूछा है भगवान शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो आप सोचोगे भगवान का भी क्या स्त्रीलिंग होता है, तो होता है, देखिए भगवती। सत्यवान सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, तो यहाँ पर देखो श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखो शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन शब्द हैं, इनको हैं जो रट लीजिएगा, भले ही यहाँ से आने के चांसेस है। एक तो शब्द के पूर्व में मादा लगाकर, देखो ऐसे शब्द जो चेंज नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जैसे खरगोश खरगोशी थोड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो खरगोश, यहाँ पर हम लगाएंगे मादा खरगोश, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। तो इस प्रकार भी हैं जो शब्दों को चेंज किया जा सकता है। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, तो देखो यहाँ पर कवि कवियत्री, वर वधु, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी, दुल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई भाभी, और बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। तो ये हैं जो हमारा हो गया है लिंग वाला पूरा टॉपिक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं वचन की ओर। वचन बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या है, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे है जो आपके वचन कहा जाता है। वचन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की एक होने का है जो आपके बोध होता है, एक ही होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर सब में एक वचन का प्रयोग हो रहा है। इन वाक्यों में लड़का, खिलौना, पुस्तक सब शब्द हैं जो एक वचन हैं। बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हैं जो आपके बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, लड़के बहुत सारे हैं, और खिलौने बहुत सारे टूट गए हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने और पुस्तकें शब्द बहुवचन हैं। अब यहाँ पर बहुवचन के नियम आप देख लीजिएगा। शब्दांत आ को है जो आपको ए में बदलना है। तो यहाँ पर शब्दांत आ मतलब ये कमरा है, कमरा में क्या बैठा हुआ है, र में है जो आ बैठा हुआ है। ठीक है, ये र हलंत है और आ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कमरा को अ में कमरे, तो यहाँ पर ए लगाना है। ठीक है, कमरा कमरे, लड़का लड़के, बस्ता बस्ते, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले, ये हो जाएगा। और शब्दांत अ को है जो आपके ए में बदलना है। यहाँ पर अ बैठा हुआ है, ठीक है, पुस्तक में, तो इससे हो जाएगा पुस्तकें, दाल दालें, राह राहें, दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, कलम कलमें। ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। कलमें शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, तो बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, ये हो जाएगा आपके बहुवचन रूप। जो वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर, जैसे देवी एक शब्द है तो इसका बहुवचन देवियां, लड़की लड़कियां, साड़ी साड़ियां, नदी नदियां, खिड़की खिड़कियां, स्त्री स्त्रियां। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या में है जो बदल कर हम
बहुवचन बना सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, सिर्फ चंद्र बिंदु का है जो आपके अंतर हैं। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। तो यहाँ पर ये गुड़िया है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। इसी प्रकार चिड़िया ये एक वचन है और ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारी चिड़िया को दर्शा रहा है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ के साथ ए लगाकर हैं जो हम इसे बदल सकते हैं, जैसे वधु वधुए, वस्तु वस्तुए, बहु बहुए। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ई स्वरांत वाले शब्दों के अंत में यों लगाकर ई की मात्रा को छोटी ई में बदल कर हैं जो हम इसे बहुवचन का रूप दे सकते हैं, जैसे जाति जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों। तो इसकी हमें मात्रा है जो छोटी करनी है। देखो यहाँ पर रोटी, इसकी मात्रा है जो छोटी होगी रोटियाँ, और अधिकारी इसकी मात्रा भी छोटी हो गई री की अधिकारियों, लाठी लाठियाँ, और यहाँ पर नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। तो ये हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जाता है। एक वचन शब्द के अंत में जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद लगाकर हैं जो हम उसे बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गुरु, गुरु का बहुवचन हो जाएगा गुरुजन, युवा वर्ग ये हो जाएगा बहुवचन, और भक्त भक्तजन, खेती खेतीहर, खेतीहर लगाकर इसका बहुवचन बना सकते हैं, मंत्री मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। तो ये सभी हैं जो आपके हो जाएगा बहुवचन रूप। अब हम देखते हैं कारक। तो देखो कारक का अर्थ है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों या क्रिया के साथ माना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले चिन्ह को है जो आपके विभक्ति कहा जाता है। हिंदी में है जो लगभग आपके 8 भेद कारक के माने गए हैं, जैसे आपके कर्ता ने। तो इसमें कर्ता ने शब्द का प्रयोग किया जाता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग कर्ता में है जो किया जाता है। जैसे इसका है जो हम उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट, जैसे राधा ने नृत्य किया, तो यहाँ पर ने शब्द आ रहा है, तो ये है जो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। अब है जो कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो को शब्द आएगा, जैसे राधा ने नौकर को बुलवाया, तो यहाँ पर को आया, तो यहाँ पर है जो आपके कर्म कारक हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसी कारण मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ। देखो करण कारक इसमें है जो आपके से और के द्वारा का है जो शब्द आता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर से आ गया। मैंने गिलास से पानी पिया, तो इस प्रकार। और के द्वारा के प्रयोग से भी हैं जो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, द्वारा। और के द्वारा, जैसे उसे डाकिए के द्वारा पत्र है जो प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके करण कारक हो जाएगा। अब है जो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का अर्थ है देना, तो यहाँ पर देने का भाव जिस कारक में होता है। और संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए या को है जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, ठीक है, देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, तो यहाँ पर संप्रदान है जो हो जाएगा। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो दान देना जिस भी भाव में आता है वो है जो आपके संप्रदान में आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है जो यहाँ पर अपादान कारक, अपादान कारक में क्या होता है कि शेष शब्द का प्रयोग है जो होता है और ये अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो हाथ से गेंद नीचे गिर गई, मतलब उसका संबंध है जो टूट चुका है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जैसे उसे पदच्युत किया गया, तो पदच्युत पद से अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर है जो अपादान कारक हो जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। अब हम संबंध कारक देखते हैं। तो देखो संबंध में बेसिकली आपके संबंध बतलाए जाते हैं, वो संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे मैं कहा के की रा रे री नाने नी का शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे अजय की पुस्तक गुम गई, तो यहाँ पर की अजय की पुस्तक गुम गई, स्वामित्व और इन सभी के रिश्ता, ये सभी संबंध है जो आपके बताते हैं। अब अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में मैं और पर शब्दों का है जो प्रयोग किया जाता है। इसमें है जो मैं का अर्थ अंदर या भीतर और पर का अर्थ है ऊपर। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक। उस कप में चाय है, तो ये हो जाएगा। और कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य में भी है जो आपके होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, तो मैं शब्द का है जो आपके प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं पर वाला उदाहरण भी है जो आप देख सकते हैं, जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है,
प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगनी है। तो यहाँ पर है जो पर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आपके अधिकरण कारक हैं जो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम अगला देखते हैं तो संबोधन कारक तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, जैसे विस्मयादि बोधक है वैसे संबोधन कारक। हे भगवान कैसा जमाना आ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे गुरुजी आप इधर कैसे। तो ये हैं जो सभी संबोधन कारक हो जाएंगे। अब इनके बीच के अंतर को आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले काल। तो देखो काल का अर्थ होता है समय। काल हैं जो बेसिकली तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके अंदर भी बहुत सारे भेद हैं, तो वो मैं एक टेलीग्राम पर आपके एक फोटो भेज दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हैं जो पूरा काल का टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको बेसिकली कि मैं इसके प्रकार बता दूंगा, देखो यहाँ पर तो बाकी वहाँ से हैं जो आप पूरा समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, तो जिससे हैं जो आपके काल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, आसन्न, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें आप यहाँ से पढ़कर हैं जो पता कर सकते हैं। वैसे इसकी ट्रिक है वो है जो बता दी जाएगी। वर्तमान काल के सामान्य, संभाव्य और आज्ञातक वर्तमान काल, और आपके भविष्यत काल में है जो आपके होता है सामान्य काल, सामान्य भविष्यत काल, और यहाँ पर हैं जो आगे हैं संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थक भविष्य काल। वाच्य वाला टॉपिक हमारे हैं नहीं तो हम हैं जो पढ़ेंगे नहीं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो देखो हिंदी को तो हमने देख लिया था कि भाषाएं हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों में आती हैं, पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब बचा दही और चांदी। तो देखो दही खाया होता है, दही खाई थोड़ी होता है, दही खाया होता है, तो यही वाला शब्द है जो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और आपके यहाँ पर चांदी है जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखो छात्रा, इससे पता चल रहा है कि छात्रा है जो स्त्रीलिंग है, वधु भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जीवन है जो आपके स्त्रीलिंग नहीं है। ये है जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। नर का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो नर का बेसिकली आपको पता ही है नारी होता है। अ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग होगा, तो देखो वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरान, वीरता, साहसी, तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर युवती का पुल्लिंग होगा, युवती शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा लड़का, आदमी, मनुष्य, युवक। तो देखो युवक का हो जाएगा युवती। दासी का पुल्लिंग शब्द होगा, तो देखो दासी का हो जाएगा आपके सेवक, नौकर, मजदूर या दास। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके दास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कवि का स्त्रीलिंग बेसिकली आपको पता ही है, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री, और ये शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है कवयत्री होता है, ठीक है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है। निम्न में से वाक्य में बहुवचन का सही प्रयुक्त हुआ है। गौएं घास खाती हैं, गौ घास खाती हैं, गायों घास खाती हैं और गाय घास खाती हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर राइट हो जाएगा गौएं घास खाती हैं, ये हैं के ऊपर बिंदी आती है, मतलब ये बहुवचन को है जो आपके प्रदर्शित करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें कौन सा कारक है जो हो जाएगा, तो देखो मैंने बता दिया आपको अपादान कारक हो जाएगा। से आ रहा है और अलग होने के अर्थ में आता है, तभी है जो आपके अपादान होता है। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी शब्द में कारक हैं, तो यहाँ पर पंडित जी शब्द में कौन सा कारक है, यहाँ पर पंडित जी शब्द में पंडित जी ने, कर्ता ने आ गया, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पर देखो दान वाला जो भी भाव आता है वो आता है आपके संप्रदान में, तो यहाँ पर है जो स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले में कारक हैं, अधिकरण कारक हैं, कर्म कारक हैं, करण कारक हैं और यहाँ पर अपादान कारक हैं। तो यहाँ पर है जो बल्ले से आ रहा है, तो से का प्रयोग देखो करण में भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर से अलग होने के अर्थ में आता है तो अपादान होता है, लेकिन यहाँ पर बल्ले से के द्वारा आ रहा है तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक और आपके करण कारक। तो नदी में और पर आते हैं अधिकरण कारक में, तो यहाँ पर अ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो कारक हैं जो कौन सा होगा, लड़के ने, कर्ता कारक हैं जो हो जाएगा ब वाला ऑप्शन।
बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद है, तो यहाँ पर 3 भेद है। हिंदी भाषा में वाच्य वाला हमें पढ़ना नहीं है। काल का तात्पर्य क्या है, तो काल का तात्पर्य है जो समय है, और यहाँ पर वाच्य ये वाला है जो हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से आप उत्तरमाला देख लीजिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, कोई चेंजेस हो तो यहाँ से हैं जो आप देख लीजिएगा। हम फर्स्ट तीनों यूनिट को हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हैं जो आपकी 2 यूनिट रह रही हैं, तो बेसिकली वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मेरे फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी कम है और मेरा थोड़ा गला भी बैठ गया है, तो इस कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हैं जो मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके वीडियोस आपको उपलब्ध करवाता रहूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।